हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और नर्चर क्लासेस के थ्रू आज हम जो हमारी ज्योग्राफी एनसीईआरटी एमसीक्यू के हैं उसकी सीरीज का ये 38 लेक्चर है। और इस 38 लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे 5 क्वेश्चन को। तो कौन से 5 क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, डेली बेसिस की तरह हमारे 37 लेक्चर आ चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखी है टेलीग्राम चैनल की, ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको सारे ऑर्डर में मिल जाएंगे, आपको लेक्चर विद पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। ये हमारी टेलर इंस्टाग्राम आईडी है। इंस्टाग्राम चैनल पे आप जाके वहाँ पे डेली बेसिस पे जो भी करंट न्यूज़ है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए यहाँ से। तो चलिए देखते हैं आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारी ज्योग्राफी सीरीज का। तो पहला क्वेश्चन जो कह रहा है फ्रिंजिंग रीफ के बारे में बता रहा है। फ्रिंजिंग रीफ मतलब जो तटवर्ती है, तटीय प्रवाल भित्ति होती है उसको कहते हैं फ्रिंजिंग रीफ। तटीय प्रवाल भित्ति। अभी हम मैप पे देखेंगे कैसी होती है फ्रिंजिंग रीफ के बारे में। फिलहाल तो आप इतना समझ लो, तटीय इस हिंदी में इसका ये नाम है। अब तटीय प्रवाल भित्ति के बारे में पूछा, बोला फ्रिंजिंग रीफ आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ इंडिया। इंडिया के कौन से प्लेस पर फ्रिंजिंग रीफ आपको देखने को मिलती है। तो पहला कह रहा है आपका गुजरात है, दूसरा आपका कह रहा है मन्नार है, गल्फ ऑफ मन्नार है, और तीसरा कह रहा है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, चौथा में ऑल ऑफ देम। तो चलिए आप वीडियो को पॉज के फ्रिंजिंग रीफ है क्या, ये कहाँ लैंड एरिया में पाई जाती है, वाटर में पाई जाती है, इस सब के बारे में हम जानकारी देखेंगे क्या होती है फ्रिंजिंग रीफ। फिलहाल तो हम ये देखेंगे फ्रिंजिंग रीफ क्या है, और साथ साथ में और भी रीफ है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को खुद से अटेंड कीजिए, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो देखते हैं हम इसका आंसर क्या है। देखो ये होती है फ्रिंजिंग रीफ। अब फ्रिंजिंग रीफ जिसे हम तटवर्तीय प्रवाल कहते हैं, एक होती है बैरियर रीफ। तीन टाइप की रीफ होती है बैरियर रीफ, और बैरियर रीफ को होता है अवरोधक प्रवाल भित्ति, और तीसरी होती है आपकी अटॉल। अटॉल। तो फ्रिंजिंग रीफ के बारे में अगर थोड़ा जाना जाए तो फ्रिंजिंग रीफ क्या होती है, ये आपको ज्यादातर कॉन्टिनेंट या आपके जो आइलैंड है, जो द्वीप है, महाद्वीप है, द्वीप है, उनके किनारे आपको मिलेगी, उनके किनारे आपको मिलेगी ये फ्रिंजिंग रीफ। दूसरी अगर इसकी बात करें फ्रिंजिंग रीफ की, तो फ्रिंजिंग रीफ जो आपका ये जो दिख रहा है लैंड पार्ट, ये जो लैंड पार्ट दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, इस लैंड पार्ट के चारों तरफ आपको एकदम सटी हुई इसके किनारों से मिलेगी। ये जो है ये फ्रिंजिंग रीफ है। अगर थोड़ा पैन का कलर चेंज किया जाए तो ये जो है ये आपकी फ्रिंजिंग रीफ है, ये वाली। ये ये जो किनारे किनारे है लैंड से बिल्कुल सटा हुआ पार्ट है, तो ये क्या है फ्रिंजिंग रीफ है। और कभी कभी ये जो होती है लैंड से थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन कर ले, जैसे सेकंड पार्ट में देखें तो लैंड से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर ले। तो लैंड से थोड़ा डिस्टेंस होता है तो बीच में वाटर आ जाता है। तो जो वाटर आ जाता है जब लैंड से डिस्टेंस मेंटेन होती है, लैंड से क्या होती है डिस्टेंस मेंटेन करते हैं ये, तो क्या होता है एक लेगून बन जाता है। लेगून, एक लेगून सी बन जाती है। और जैसे पानी आनी तो होता ही है ओशियन का, तो ठीक है, इसे बोट चैनल भी कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं, जो लेगून बनती है यहाँ पर उसी को बोट चैनल कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी आपको। तो बाकी अब देखते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो ये ज्यादातर आपकी फ्लोरिडा, मलेशिया, अंडमान निकोबार, गल्फ ऑफ कच्छ, मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ सब पाई जाती है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया ज्यादातर कहाँ पाई जाएगी। इंडिया में ज्यादातर आपको मिलेगी। इंडिया में कहाँ मिलेगी, इंडिया में आपको मिलेगी कहाँ, गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और कहाँ मिलेगी, और आपको मिलेगी गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ यहाँ पे देखने को मिलेगी ज्यादातर। और भी जगह है इंडिया में, आपको लक्षद्वीप आइलैंड पे मिलेगी। लक्ष लक्षद्वीप जो आइलैंड चैन है,
अरेबियन सी में वहां पे आपको देखने को मिलेगी ये आपको फ्रिंजिंग बैरियर एटॉल, ये तीनों चीजें। अब हम बात कर लेते हैं बैरियर की थोड़ा, इसके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं कि बैरियर क्या है। तो बैरियर के बारे में बात किया जाए, जिसे अवरोधक प्रवाल कहते हैं, ये सागरी जो आपका जो आपका सी कॉस्ट है, तो ये सी कॉस्ट से कुछ ही डिस्टेंस पे होती हैं। देखो ये आपको एकदम सटीक नहीं मिलेंगी, थोड़ा डिस्टेंस इनमें मिलेगी। अब डिस्टेंस बन जाती तो ये भी क्या बनाते हैं, ये भी लेगून बनाते हैं। ये भी बच्चों क्या बनाते हैं, ये भी लेगून बनाते हैं। और लेगून आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, ये आपको लेगून मिलेंगे। तो ये ज्यादा थोड़े इनके बीच में अगर देखी जाए तो ये ज्यादा लंबे चौड़े ऊंचे टाइप के होते हैं। तो इनमें ये चीजें देखने को मिलती है, इनकी दूरी होती है तो उनके बीच में एकदम आपको सैलो लगून मिलेंगे। ये कैसे हैं, आपको सैलो, उथले हुए एकदम छिछले उथले टाइप के आपको लेगून मिलेंगे। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल है ऑस्ट्रेलिया की आपकी ग्रेट बैरियर रीफ। तो ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, ये बैरियर रीफ है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ, रीफ, ये दुनिया की सबसे बड़ी रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ। भाई अटॉल की बात करें तो अटॉल में आपको बीच में लैंड एरिया पोर्शन नहीं दिखेगा, किनारे किनारे आपको ये बस आइलैंड दिखेंगे, यहाँ पे लोग बसाव भी करते हैं, जो भी है रेत एत पाई जाती है ये ऐसे करके। और बीच में आपको कोई आइलैंड है, बीच में आपको क्या मिलेगी, एक लेगून टाइप की मिलेगी, एक लेगून टाइप की मिलती है। तो ये होते हैं आपके अटॉल। आपने तीनों चीजों को अच्छे से देख लिया, अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है, तो आपका गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान निकोबार आइलैंड और आपका लक्षद्वीप आइलैंड, यहाँ पे भी आपको देखने में यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे लक्षद्वीप आइलैंड पे। डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ फ्रिंजिंग रीफ आपको समझ में आई होगी कि फ्रिंजिंग रीफ क्या थी, उसके बारे में आपने जाना। फ्रिंजिंग रीफ के बारे में आपने ये भी जाना, बैरियर रीफ को भी समझा, अटॉल को भी समझा, और इनके इनके साथ ये भी जाना ये कहाँ पे पाए जाते हैं। अटॉल आपको बहुत ज्यादा नीचे आप जाओ तो आपके लक्षद्वीप में ही मिल जाएंगे अटॉल, बहुत सारे आइलैंड हैं लक्षद्वीप में। फिर आपके मिल जाएंगे यहाँ पे मालदीव मलेशिया में। देखिए अगर इसको मैप पे देखा जाए तो एक बार मैप पे इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो मैप पे अटॉल को देखा जाए तो देखो ये होते हैं अटॉल। ओह शिट, ये इंडिया के मैप, और मैप पे हम थोड़ा सा जूम जूम आउट करें, अगर इधर नीचे एक मालदीव है कंट्री, ये देखो, अभी मालदीव पे आपको अटॉल मिलेंगे, ये है, ये देखो, ये एक अटॉल है, ठीक है। ये देखो ये दिख रहा है, ये पूरे अटॉल हैं, ये अगर इन आइलैंड को थोड़ा जूम आउट किया जाए और, तो ये जो जो ये देखो छोटे छोटे आपको अटॉल टाइप के मिलेंगे, ये, ठीक है। ये लैंड एरिया है यहाँ पे बसा हुआ, तो ये आपके अटॉल है पूरे टाइप के मिलेंगे, ठीक है। ये देखो एकदम राउंड शेप में, बीच में कोई लैंड एरिया नहीं, साइड साइड से लैंड एरिया है। ये छोटे छोटे आइलैंड से बनी है कंट्री, ये अटॉल है आपके। तो उम्मीद करता हूँ आपको देखने को मिलेंगे अटॉल। जैसे ऊपर चलें तो आपके लक्षद्वीप में भी अटॉल देखने को मिलेंगे, लक्षद्वीप में जाओ, लक्षद्वीप में भी आप अटॉल देखेंगे, यहाँ पे भी, ठीक है। चलिए बैक टू द क्वेश्चन। तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसके बारे में हमने जाना, फ्रिंजिंग रीफ समझी क्या थी, और हमने ये जाना बैरियर रीफ और अटॉल के बारे में समझा, और ये सारी चीजें बाकी इंफॉर्मेशन। और भी कई तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक तो डायमेंशन ये थी, और भी डायमेंशन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फ्रिंजिंग रीफ पे जितने कोरल कोरल जो प्रवाल भित्ति है, कोरल रीफ है, उस पे आप थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से एक नोट्स बना लो, और उस नोट्स को अच्छे से आप जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसमें लिख लो और रिवाइज कर लो। तो ज्यादा चीजें नहीं है, ठीक है। तो ये देखो आप देख चुके हैं, ये सारा हम बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द वार्मेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब सबसे गर्म लेयर। विच इज द वार्मेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इनमें चार में से कौन सी वार्मेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वार्मेस्ट मतलब गर्म। तो पहले तो ये जानो हमारा पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है, लेयर कितने पार्ट्स में डिवाइड है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है कितने पार्ट्स में डिवाइड है, इसको समझेंगे।
अगर आपको टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप जो से भी ऑर्डर में याद है, तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर ये होता है कि टेम्परेचर डिवीजन का, कि टेम्परेचर किस हिसाब से हमारे एटमॉस्फेयर लेयर में डिवाइड है, इस पे फोकस करेंगे, देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद से अटेंड कीजिए, ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। जैसा भी है, पहला ऑप्शन आपका थर्मोस्फेयर, ठीक है, जिसे हम थर्मोस्फेयर स्फेयर। दूसरा आपका ट्रोपोस्फेयर, जिसे क्षोभ मंडल भी कहते हो। और तीसरा पे स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे समताप मंडल कहते हो। चौथा है मीजोस्फेयर, जिसे मध्य मंडल भी कहते हो, मध्यम मंडल भी कहते हो। तो ये इसके हिंदी में नाम हो गए। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा वार्मेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये देखो, ये अगर ये इमेज दिख रही है आपको, तो ये इमेज में देखो, आपको सबसे नीचे आपकी ये अर्थ मिलेगी। अर्थ को 5 एटमॉस्फेरिक लेयर में, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अगर हम अर्थ से बॉटम से टॉप की ओर चलें, ऊपर की ओर चलें, अर्थ के क्रस्ट से हम ऊपर स्पेस की तरफ चलें, तो हम देखेंगे सबसे पहले पड़ेगा आपका ट्रोपोस्फेयर, और जिसका नाम हिंदी में हमने देख लिया, क्षोभ मंडल कहते हैं। फिर आपका पड़ता है ट्रोपोस्फेयर, और ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में एक ट्रोपोपॉज पड़ता है, बीच का न्यूट्रल में। इसके बाद फिर आपका स्ट्रेटोस्फेयर पड़ता है, फिर आपका मीजोस्फेयर पड़ता है, फिर आपका थर्मोस्फेयर पड़ता है, इसके बाद एक्सोस्फेयर। ये तो ऑर्डर में आ गया। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, सबसे क्रस्ट के पास सबसे एटमॉस्फेयर की सबसे कौन सी लेयर है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो एक तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। एक ये आपने देखा है वार्मेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, ये पूछा। फिर और भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, फिलहाल तो हम इस पे ये देखते हैं किस हिसाब से। ये था ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में जितनी भी वेदर एक्टिविटी मिलेंगी वो आपको सारी ट्रोपोस्फेयर मिलेंगी। ट्रोपोस्फेयर में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको जितनी भी गैसेस, जितने भी पानी का गिरना, रेनफॉल होना, थंडर स्टॉर्म, जो भी समथिंग एक्टिविटी है, सब आपको ट्रोपोस्फेयर में मिलेंगे। हॉट एयर बलून, ये सारी। फिर आता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में कोई भी ज्यादा टेम्परेचर आपको वैसा नहीं मिलेगा, कोई विंड विंड नहीं मिलेगी। यहाँ पे हमारी पाई जाती है एक सबसे इंपॉर्टेंट लेयर, जिसे ओजोन लेयर कहते हैं, जो प्रोटेक्ट करती है हमें किससे, सन से आने वाली यूवी रेस से, अल्ट्रावायलेट रेस से। ठीक है, नहीं तो स्किन कैंसर जैसी बीमारी हो जाएंगी समथिंग। और यहाँ पे हमारे प्लेन भी इसी हाइट पे उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में अ, उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है, यहाँ पे रडार, कोई मतलब रडार जो होता है, रडार पे कोई भी मतलब सिग्नल प्रॉब्लम नहीं होती है ज्यादा। मीजोस्फीयर की बात करें तो यहाँ पे हमारे जो भी एस्ट्रॉयड होते हैं, मध्यम मंडल कहते हैं, जो भी एस्ट्रॉयड होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ से फायर लगना स्टार्ट हो जाती है। जब भी हमारे कोई भी सेलेस्टियल बॉडी बाहर से जब हमारी अर्थ की तरफ मूव करती है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में आती है, तो जैसे ही मीजोस्फीयर में घुरती है तो वर्न करने लगती है। ठीक है, फ्रैक्शन क्रिएट हो जाता है, वर्न करने लगती है मीजोस्फीयर में। अब देखो, एक एक पॉइंट पे यहाँ पे जो भी बता रहा हूँ उस पे एक क्वेश्चन बन सकते हैं। थर्मोस्फीयर की बात करें तो जितनी भी हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं, ये सारी चीजें वर्क करती हैं, क्योंकि यहाँ चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं थर्मोस्फीयर में, इसलिए यहाँ पे सारी चीजें वर्क करती हैं। फिर एक्सोस्फीयर में जाए तो जितने भी हमारे स्पेस शिप है और ये सारी चीजें हैं, आपको एक्सोस्फीयर में मिलेंगी। जैसे हमारा आईएसएस है, जो मतलब वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है। तो ये सारी चीजें कहाँ वर्क करती हैं, एक्सोस्फीयर में वर्क करती हैं। इसके बाद आपका स्पेस आ जाता है। ठीक है, तो ये 5 लेयर में डिवाइड है। टेम्परेचर क्या था, थर्मोस्फेयर इज द लेयर अर्थ एटमॉस्फेयर की है, ये तो हमारा आंसर था। अब आंसर ये क्यों था, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं। देखो, अब थोड़ा हम देख लें, इसके बाद आंसर को लगाते हैं, पहले समझ लेते हैं। इस जो हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम इस मैप को थोड़ा, इस डायग्राम को समझें, तो इस डायग्राम पे आपको क्या मिलेगा, देखो, इधर से टेम्परेचर, जैसे ही इधर से इधर चलेंगे आप, टेम्परेचर क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इधर से इधर। अब देखो, ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। जैसे ही ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाते हो टेम्परेचर घटता है। आपने पढ़ा भी है, कई कुछ पिछले लेक्चर में हम बता भी चुके हैं, जैसे जैसे आप ऊपर 1000 मीटर ऊपर जाते हैं, समथिंग 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, आपके
एटमॉस्फेयर जो आपका टेम्परेचर है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस तक डिक्रीज हो जाता है। तो ये तो आपका ट्रोपोस्फेयर रहा कि यहाँ पे जैसे ही आप ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ये ट्रोपोपॉज है, यहाँ पे टेम्परेचर न्यूट्रल रहता है। ट्रोपोपॉज क्या है, एक पोजीशन, ऐसी पोजीशन जहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर दोनों ही स्टार्ट होते हैं। ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है, स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट होता है। ये सारे ये वाला पार्ट है, इसको कहते हैं ट्रोपोपॉज। फिर ये स्ट्रेटोपॉज, फिर ये मीजोपॉज, फिर आपका थर्मोपॉज, ऐसे करके पॉज आता है। यहाँ पे टेम्परेचर न्यूट्रल रहता है। ठीक है। इसके बाद जैसे आप स्ट्रेटोस्फीयर में बढ़ते हैं फिर टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेदर एक्टिविटी, कुछ भी क्लाउड्स व्लाउड्स कुछ भी नहीं होते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। क्योंकि यहाँ पे आपकी एक लेयर भी पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, जिसका नाम क्या है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो हमें किससे प्रोटेक्ट करती है, जो हमें प्रोटेक्ट करती है किस चीज से, वो हमें प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज से, अल्ट्रावायलेट रेज से, जो सन से डायरेक्ट आती हैं, उनको फिल्टर करके भेजती है हमारे पास। ठीक है, हार्मफुल रेज होती हैं वो। फिर जैसे स्ट्रेटोस्फेयर में आते हो, स्ट्रेटोपॉज आता है। स्ट्रेटोपॉज में क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। इसके बाद मीजोस्फीयर आता है। मीजोस्फीयर में हमने क्या बताया, क्या कि यहाँ पे बेटा जो जो भी जैसे एस्ट्रॉयड हो गया, कोई कॉमेट हो गया, कोई जब भी एंटर करता है अर्थ के एटमॉस्फेयर, तो यहाँ से वर्न होना स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाद आपका आता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल होते हैं, और इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल की वजह से इसका जो टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। और देखो ग्राफ में भी आप देख रहे हो टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज है। तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो काफी वार्म हो जाता है। यहीं पे आपको कुछ एक्टिविटी देखने को मिलेंगी, अरोराज देखने को मिलेगी। जैसे नॉर्दर्न पोल पे आपको बोरेलिस, और नीचे ऑस्ट्रेलिस साउदर्न पोल पे देखने को मिलता है। ग्रीन ग्रीन लाइट एकदम पोल्स के पास देखने को मिलती है। तो ये थर्मोस्फेयर में जो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल होते हैं, वो चार्ज पार्टिकल मूविंग होते हैं, उनकी वजह से देखने को मिलती है। ठीक है, तो बाकी हम देख लेते हैं। देखो आइनोस्फेयर की बात करें, हम इसी की बात कर रहे थे। थर्मोस्फेयर, दिस लेयर इज फाउंड इन एबव द मीजोपॉज फ्रॉम द 80 टू 400 किलोमीटर। देखो ये मीजोपॉज है, और मीजोपॉज के ऊपर आपका ये पूरा थर्मोस्फेयर पाया जा रहा है। ठीक है, तो यही कह रहा है, ये लेयर मीजोपॉज के ऊपर पाई जाती है 80 से 400 किलोमीटर तक। एंड द रेडियो वेव्स दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बाय द लेयर। जो रेडियो वेव्स होती हैं, जो आप फ्रिक्वेंसी करते हो, सुनते हो आप अपने फोन पे, हेडफोन, ये सब चीजें रेडियो वेव पे काम करती हैं। और ये रेडियो वेव क्या होता है, ट्रांसमिटेड होते हैं फ्रॉम द अर्थ, जैसे अर्थ से ट्रांसमिटेड होते हैं। और फिर इनको जैसे ये ऊपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं, आपके एटमॉस्फेयर सैटेलाइट वर्क कर रही होती है, चार्ज पार्टिकल फ्लोट कर रहे होते हैं, तो वहां से ये सैटेलाइट से क्या होती है, वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है आपके सर्वर पे। आपका जो फोन होता है, जो भी नेटवर्क है, वहां पे आ जाती है। तो ये जो भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है आपकी कहाँ वर्क करती हैं, जैसे वर्क इन द थर्मोस्फेयर। अब उसका रीजन भी पता लग गया क्यों, बिकॉज इन थर्मोस्फेयर इज द चार्ज पार्टिकल आर फ्लो। तो एंड सेकेंड थिंग इज द टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग अगेन विद इंक्रीजिंग हाइट इन द लेयर। अब आपने देख लिया यहाँ पे, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू द चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल। ओके, एंड थर्ड इज अरोराज, ये भी हम बता चुके हैं, सैटेलाइट भी इसी यहाँ पे वर्क कर रही हैं, आप देख चुके हैं। आइनोस्फेयर क्या होता है, वो थर्मोस्फेयर क्या लोअर जो होता है, तो लोअर थर्मोस्फेयर इज कॉल्ड द आइनोस्फेयर। देखो ये जो वाला आपको पार्ट दिखा, ये वाला पार्ट, दिस इज द पार्ट ऑफ द आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर एंड द आइनोस्फेयर इज द लोअर पार्ट ऑफ द थर्मोस्फेयर। ओके, तो ये थर्मोस्फेयर का लोअर पार्ट होता है। द आइनोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, ये आपको बता चुका है, इसीलिए आयंस होते हैं यहाँ पे। जो टेम्परेचर यहाँ पे क्या होता है, जो लेयर इज डिफाइंड एज द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। जो अर्थ की जो भी एटमॉस्फेयर की लेयर होती है, उसके बारे में डिफाइन किया गया, दैट इज आयनाइज्ड बाय द कॉस्मिक एंड सोलर रेडिएशन। क्योंकि जो भी सोलर रेडिएशन आता है, कॉस्मिक रेज आती हैं, उनके द्वारा आयनाइज्ड होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देख चुके। बाकी एक जो थोड़ा मीजोस्फेयर के बारे में देख लें, तो मीजोस्फेयर, तो देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका क्वेश्चन का आंसर होगा थर्मोस्फेयर। और थर्मोस्फेयर की लोअर्स्ट जो लेयर है, उसको हम क्या कहते हैं, आइनोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, अब बाकी हम देख लेते हैं इसके बारे में और थोड़ा, बाकी जो लेयर्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रोपोपॉज के, ट्रोपोस्फेयर के। दिस इज द क्षोभ मंडल। और ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, कंसिस्ट एज द लोएस्ट लोएस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। ये अर्थ की क्रस्ट के सबसे नजदीक, जहां पे हम रह रहे हैं ना, जो एटमॉस्फेयर में, दिस इज द पार्ट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर। दिस इज द पार्ट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर। ये ट्रोपोस्फेयर का पार्ट है।
आगे कह रहा है कि ऑल काइंड ऑफ द वेदर चेंज अकर्स विद इन द लेयर, मतलब जितने भी टाइप की वेदर एक्टिविटी है, रेनफॉल होना, स्नोफॉल होना, समथिंग विंड चलना, और भी ऑल टाइप ऑफ गैसेस आर प्रेजेंट इन दिस एटमॉस्फेयर लेयर, दिस इज कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर. And the third is a tropopause, that the transitional zone separate the troposphere and, और अभी हमने पॉज की बात की थी. पॉज क्या है? दिस इज अ पॉज. और यहाँ पे टेम्परेचर कैसा न्यूट्रल रहता है. एंड ट्रोपोपॉज में क्या होता है? ये एक ट्रांसमिशन जोन होता है जहाँ पे क्या होता है, ट्रोपोपॉज ट्रोपोस्फेयर क्या होता है, फिनिश होता है, और स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. तो आप इसके स्ट्रेटोस्फेयर आप देख चुके हो. स्ट्रेटोस्फेयर जिसे समताप मंडल कहते हैं, और ट्रोपो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, यहाँ पे कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं पाई जाएगी, ओजोन लेयर पाई जाती है. एंड ऑल टाइप ऑफ जो भी फ्लाइट्स होती हैं जो उड़ रही होती हैं, वो कहाँ पे होती हैं, वो सारी स्ट्रेटोस में, क्योंकि वेदर एक्टिविटी नहीं होती है, रडार से संपर्क बना रहता है उनका. ठीक है. तो कम्युनिकेशन से दिक्कत नहीं होती. ये सारी चीजें. मीजोस्फीयर क्या? मीजोस्फीयर फाउंड एबव द स्ट्रेटोस्फीयर, ये हम उसमें देख चुके हैं. और mesosphere start 50 किलोमीटर above the surface of the earth and goes up that 80 किलोमीटर तक जाता है. मीटियोर्स वर्न अप इन दिस लेयर, अपर लिमिट इज कॉल्ड द मेसोपॉज. ये सारी चीजें. अब यहाँ पे क्वेश्चन जो बन सकते हैं, बहुत टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे. अब इस लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर के टॉपिक को अच्छे से एक पेज पे अपना, मतलब A4 साइज के एक पेज लीजिए, उस पे एक ये वाला फिगर बनाइए और टेम्परेचर वाला फिगर बनाइए, और दोनों को अच्छे से कितने डायमेंशन से क्वेश्चन बन सकता है, सारे की पॉइंट्स को लिखिए और रिवाइज कीजिए. फिर इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका छूटेगा नहीं. ये आपने देख लिया यहाँ पे कि कहाँ पे मीटियोर्स आते हैं. किसी भी कंपटीशन, कहीं से भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए, आपने छूटेगा नहीं. सैटेलाइट किस, वन लाइनर क्वेश्चन आ जाएगा, स्टेटमेंट वाइज आ जाएगा. सैटेलाइट वर्क इन दिस फॉलोइंग ऑफ द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो आप बता देंगे थर्मोस्फेयर में वर्क करती है हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट. ये सारी चीजें हैं. ठीक है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग अमॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडिया आर द करेक्ट? वेस्टर्न कोस्ट के बारे में पूछा गया है, जिसे कहते हैं पश्चिमी घाट, एक टाइप का वेस्टर्न कोस्ट. पश्चिमी घाट के पश्चिम में जो पाया जाता है वेस्टर्न कोस्ट है. और ईस्ट वेस्टर्न उसके इधर पाया जाता है वो दूसरा है. ठीक है. ईस्टर्न है. चलो. तो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया आर द करेक्ट, इसके बारे में बोला गया. तीन स्टेटमेंट दिए गए. पहला स्टेटमेंट है, इट इज अ फॉर्म बाय द इमरजेंस एक्सेप्ट फॉर द मालाबार कोस्ट. कह रहा मालाबार कोस्ट के, मतलब ये जो फॉर्म हुआ बना है जो वेस्टर्न कोस्ट इज इमर्ज हुआ है, इज फॉर्म बाय इमरजेंस के द्वारा बना हुआ, एक्सेप्ट फॉर द मालाबार कोस्ट. मालाबार कोस्ट को बचो. दूसरा कह रहा है कि रेनफॉल इज कंपैरेटिवली हाई, यहाँ पे जो रेनफॉल है बहुत ही ज्यादा होती है. और तीसरा ये कह रहा है कि अरेबियन सी में लोकेटेड है. चार ऑप्शन दिए गए हैं, 1 2 1 3 2 3 1 2 3. तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड कीजिए. वेस्टर्न कास्ट के बारे में पता होगा क्या है वेस्टर्न कास्ट, थोड़ा हम देख लेते हैं उसके बारे में. चलिए. ये है आपका ग्रीन वाला जो पार्ट दिख रहा है, दिस इज द वेस्टर्न कास्ट. रेड वाला पार्ट दिख रहा है, दिस इज द, रेड वाला पार्ट क्या है, दिस इज द वेस्टर्न घाट. एंड द ग्रीन वाला पार्ट ये है, दिस इज द वेस्टर्न कोस्ट. कोस्ट. जब वेस्टर्न कोस्ट की बात की जाए तो वेस्टर्न कोस्ट क्या है, पश्चिमी घाट के अगर हम इसकी बात करें तो ये ब्लॉक माउंटेन चैन है इधर. ये रेड वाले पार्ट में ब्लॉक माउंटेन चैन मिलती है आपको. और ये अरेबियन सी में क्या होता है, जो लैंड था उसका एक सिरा क्या था, उसका एक सिरे के नीचे चले जाने पर मुड़ गया. और जिससे ये वाला एरिया तो एक प्लेन कॉस्ट टाइप का बन गया. और ये वाला एरिया क्या बन गया, ये वाला एरिया बन गया आपका, जो रेड वाला एरिया है ये आपका ब्लॉक माउंटेन्स बन गया. और नीचे ग्रीन वाला एरिया है थोड़ा प्लेन टाइप का बन गया, कोस्टल प्लेन बन गया. और इधर तो अरेबियन सी है ही. इधर क्या है, ये तो अरेबियन सी है ही. और ये वाला पार्ट अगर नीचे की तरफ धंसा तो ये प्लेन बन गया, कोस्टल रीजन बन गया. ये आपका रेड वाला है, ये फोल्ड माउंटेन बन गया. ये कौन सा माउंटेन बन गया, ब्लॉक माउंटेन्स.
अब यहाँ पे क्या होता है, अब बात कर लेते हैं वेस्टर्न कोस्ट की रेनफॉल की। रेनफॉल क्या होता है, बहुत ज्यादा होती है। जो साउथ वेस्ट मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से यहाँ पे रेनफॉल देखने को मिलती है। यहाँ पे कौन सी, साउथ वेस्ट मानसून। अब साउथ वेस्ट मानसून ऐसे चलती है तो सबसे पहले रेनफॉल मालाबार कोस्ट पे कराती है, फिर ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, और कहाँ तक जाती है, दिल्ली तक उधर चली जाती है, बारिश कराती है। उधर नर्मदा घाटी में घुस के अंदर चली जाती है, झारखंड उस साइड बारिश करा देती जाके। साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। तो यहाँ पे बारिश भी ज्यादा होती है। ये भी हो गया हमारा। तो अरेबियन सी कॉस्ट से है। तो हमारे तीनों ही ऑप्शन क्या हो गए, तीनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट। डी ऑप्शन हमारा आंसर बन गया। आंसर क्या बन गया बच्चों, डी ऑप्शन। तो चलिए बाकी हम देख लेते हैं वेस्टर्न कॉस्ट के बारे में। जो अपना वेस्टर्न कॉस्ट है, घाट है, वो चार पार्ट्स में कॉस्ट बटा हुआ है। ऊपर आपका गुजरात का कॉस्ट हो जाएगा, नीचे आपका कोकरन कॉस्ट हो जाएगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक कोकरन कॉस्ट हो गया। और फिर आप जाएंगे थोड़ा गोवा से लेके आपका ये नीचे आ जाएगा कन्नड़ कॉस्ट, कन्नड़, कन्नड़ा। और कन्नड़ा से लेके यहाँ तक आ जाएगा आपका मालाबार कॉस्ट। तमिलनाडु पूरा, केरल पूरा मालाबार कास्ट में आ जाता है आपका ये। और ये वाला आपका कोकनन कॉस्ट, ये आपका पड़ जाएगा कन्नड़ा कॉस्ट, कन्नड़ा कॉस्ट। तो ये वेस्टर्न घाट को सह्याद्री माउंटेन भी कहते हैं, ये भी याद रखना। ये वेस्टर्न घाट को क्या कहते हैं, सह्याद्री माउंटेन भी कहते हैं। और ये 8 हॉट स्पॉट्स, जो भी हॉट हॉट स्पॉट्स है, हॉट स्पॉट्स ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब 8 हॉटस्पॉट्स कौन से हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बार गूगल कीजिए, भारत के 8 जो हॉटस्पॉट्स हैं उनके बारे में थोड़ा जानकारी देखिए। उनमें से एक वेस्टर्न घाट भी है, ठीक है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसलिए ये 8 हॉटस्पॉट्स के कैटेगरी में आ गया, जो भी उसकी रेंज है उसमें आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नीलगिरी माउंटेन्स भी पाए जाएंगे, जो भी है सारी चीजें पाई जाती हैं। ब्लॉक माउंटेन है ये पूरा। अब इसके थोड़ा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में थोड़ा हम कंपैरिजन देखते हैं। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, दिस इज द ईस्टर्न घाट, और ये आपका वेस्टर्न घाट। तो पहला पार्ट तो ये है, ये आपका कंटिन्यू मिलेगा, वेस्टर्न घाट कंटिन्यू मिलेगा, ईस्टर्न घाट आपको कहीं भी डिसकंटिन्यूटी मिलेगी। तो इस पे भी स्टेटमेंट दे देता है, क्वेश्चन बन जाती है। ठीक है, क्वेश्चन ये बन जाता है कि कह देगा वेस्टर्न घाट इज एन डिसकंटिन्यूटी। तो वेस्टर्न कॉस्ट पे कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं पाई जाती है, ठीक है। ईस्टर्न कॉस्ट पे पाई जाती है, क्यों, नदियां डेल्टा बनाती हैं तो कट फिट गया है एक, देखो कैसा टेढ़ा बुझ का है, और ये देखो स्ट्रेट है सीधा। तो यहाँ पे नदियां डेल्टा वेल्टा नहीं बनाती हैं, अपने साथ कोई भी वो नहीं लाती हैं। अब शायद कोई भी सेडिमेंट्स साथ में नहीं लाती हैं, ठीक है। और एवरेज हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट की देखें तो ज्यादा है ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में। ये सारी चीजें हैं, आप देख लेना एक बार, ठीक है। इसको सह्याद्री कहते हैं, वेस्टर्न घाट को महेंद्रगिरी भी आ जाता है इसमें। और यहाँ जितनी भी मेजर रिवर्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, वो वेस्टर्न घाट से स्टार्ट होती हैं। और जितना ईस्टर्न घाट से कोई भी रिवर, मेजर रिवर या कोई भी रिवर ज्यादा स्टार्ट नहीं होती है, ठीक है। तो ये सारे जो की पॉइंट्स हैं इनको अच्छे से एक डिफरेंस क्रिएट कर लेना, और एक एक चार्ट बनाना, डिफरेंस ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट क्या है, और उनको लिख लेना, क्योंकि मेंस में भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, जीएस पेपर 1 में इससे रिलेटेड पूछा जा चुका है, पूछ दिया हुआ, आगे भी पूछा जा सकता है। तो इन चीजों को देखिए किस डायरेक्शन से इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये काफी आपके लिए बेनिफिशियल, काफी अच्छा क्वेश्चन था, ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट। एक आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, वेस्टर्न घाट है स्टेटमेंट वाइज, वेस्टर्न घाट है मिड में तो चौड़े हैं और किनारों पे दोनों पतले हैं, तो ये सही है कि गलत है, ठीक है, ऐसा कह दिया। एक बन जाता है कि वेस्टर्न, या तो स्टेटमेंट ऐसा देगा, वहां पे चौड़े हैं मिडल में पतले हैं, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से हमारा आइनोस्फीयर पे आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। और हम अभी ही पढ़ चुके थे आइनोस्फीयर के बारे में कि ट्रोपोस्फीयर के नीचे वाली जो लेयर होती है उसको आइनोस्फीयर कहते हैं। तो तीन ऑप्शन है। इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये कह रहा है एटमॉस्फेयर की सबसे अपर मोस्ट लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर है, ओके। कह रहा है द मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स ऑफ द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द लेयर एब्जॉर्ब ए पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन एंड बिकम आयनाइज्ड, ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि ये सोलर रेडिएशन का, जो भी सोलर रेडिएशन आता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये लेयर, और उसमें जो भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन होते हैं उसके एटम मॉलिक्यूल्स, और इसके बाद कह रहा है ये इसलिए आयनाइज्ड हो जाती है।
ठीक है। तीसरे में है दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिफ्लेक्टिंग बैक द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ। ठीक है। अभी आपको अच्छे से ये क्वेश्चन बैक पूरा अच्छे से समझा चुका हूं। अब इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, अपर मोस्ट लेयर। तो अगर हम फिगर पे देखें कि अपर मोस्ट लेयर है क्या, ये देखो भाई, सबसे ऊपर तो एक्सोस्फीयर है। तो ये अपर मोस्ट लेयर कहाँ से हो गई, अपर मोस्ट लेयर तो नहीं हो गई। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा रॉन्ग हो गया। पहला रॉन्ग हो गया, आंसर निकल आया, ये काटो ये काटो ये काटो, आंसर आ गया। बाकी पढ़ने नहीं पड़े। ये आप जानते हो कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये आयनाइज्ड होते हैं, जो भी होते हैं वो, जो भी सोलर रेडिएशन आता है तो ये जो मॉलिक्यूलर एटम्स ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्सीजन इन दिस लेयर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो आयनाइज्ड हो जाते हैं फिर आपस में। ठीक है, उन पे चार्ज पार्टिकल हो जाते हैं। तो ये तो सही बात है। इसके लिए फिर ये फ्लो करते हैं चार्ज पार्टिकल, तो अरोरास देखने को मिलते हैं। नॉर्दर्न पोल पे आपको बोरेलिस, साउदर्न पोल पे ऑस्ट्रेलिस टाइप की ग्रीन लाइट इस टाइप की दिखती है आपको। और दिस इज रिस्पॉन्सिबल और रिफ्लेक्ट कम्युनिकेटर सैटेलाइट वर्क करती है, ये हम बता चुके हैं कि यहाँ से जो भी रेडियो ट्रांसमिटेड वेव जाती हैं वो वहां से रिफ्लेक्ट होके आ जाती हैं। तो ये भी हमारा सही था। बाकी हम लेयर के बारे में पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। ये 5 लेयर होती हैं और क्या क्या वर्क है, क्या क्या क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं, तो ये आप अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन वर्ल्ड मैप पे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन वर्ल्ड मैप। तो रीड केयरफुली। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज आर द करेक्टली मैच। पहली बात तो मैं क्या पूछा, करेक्ट मैच बताना, इनकरेक्ट आंसर नहीं बताना। कह रहा नाइस, फ्रांस में है। वियना, ऑस्ट्रिया में है। और तीसरा कह रहा है हेरात, सीरिया में। तो ये लोकेशंस कुछ दी गई हैं, कुछ सिटीज दी गई हैं कंट्री की, बोला गया ये है। कह रहा हेरात सीरिया में है, कह रहा वियना ऑस्ट्रिया में है, और निस फ्रांस में है। अगर आपको एक भी आ रहा होगा तो एलिमिनेशन बहुत ही आसान है। अगर आपको, अब चलिए मैप पे देखते हैं, फिलहाल तो वीडियो को पॉज कीजिए, आप क्वेश्चन को अटेंड कीजिए। अगर मैप पे देखा जाए, ये रहा हमारा प्यारा भारत। प्यारे भारत से नीस की बात कर रहा, पहले तो हैरात देखेंगे। तो हैरात आपका कहाँ पड़ेगा, हैरात एक सिटी है, और वो कहाँ पे है, वो आपकी पड़ेगी। हाँ, ये जो काबुल आबुल वाला पार्ट दिख रहा है, थोड़ा अफगानिस्तान में जैसा दिख रहा है ये। अब ये तो सीरिया में कहाँ है, सीरिया आपका रहा ये मेडिटेरियन सी के पास। और ये रहा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में थोड़ा जूम आउट करो तो आपको ये सिटी दिखेगी हेरात, ये रेड स्पॉट दिख रहा है यहाँ पे, ये दिखेगी हेरात। तो ये तो हमारा हेरात तो हो ही नहीं किसी हाल में, ये तो अफगानिस्तान में है। अब दूसरा देख लेते हैं हम, नीस। नाइस। अब ये हमारा कहाँ है, तो इसके बारे में हम थोड़ा जूम इन करें। हम थोड़ा, हाँ, तो इसके बारे में करें तो ये देखो, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, तो ये कोस्टल सिटी है एक। ठीक है, यहीं पे है कहीं पे, इस मैप पे सही से दिखा नहीं रहा है इसको। दिस इज द कोस्टल सिटी ऑफ फ्रांस, और जैसे कहते हैं नीस, नीस या नाइस जो भी हो प्रोनाउंशिएट, यहीं कहीं पे है, कोस्टल सिटी है फिलहाल तो। आप एक बार अच्छे से सर्च कर लेना, फिलहाल दूसरे मैप पे हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। तो देखो, मैप पे देखा जाए तो हैरात तो आपको कहाँ मिला, हैरात आपको मिला काबुल में, और काबुल। ठीक है, और दूसरा आपको नीस की बात करें तो नीस आपका फ्रांस में है, ये यहाँ पे टॉप पे। मैप पे देखो, यहाँ पे शायद एक बार फिर दिख जाए। तो ये आपका फ्रांस है, और फ्रांस में ये कहीं टॉप पे यहाँ पे है नीस आपका। ये जिनोआ है, जिनोआ के आसपास है कहीं पे, आपकी एक सिटी है कोस्टल सिटी, तो यहाँ पे आपको मिलेगा। चलिए, इस मैप पे दिखा नहीं रहा फिलहाल तो,
इस पे देख लीजिए। तो ये मेडिटेरियन सी के यार कोस्टल सिटी, इटली और फ्रांस की बॉर्डर के पास में, बिल्कुल फ्रांस में है। ये भी देख लिया। ऑस्ट्रिया, वियना, क्या वियना तो कैपिटल है ऑस्ट्रिया की। वियना बहुत इंपॉर्टेंट एक सिटी भी है, काफी कई डायरेक्शन से देखा जाए इसको। तो ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा? नीस तो फ्रांस में, हेराट सीरिया में नहीं है, इसको एलिमिनेट कर दो, तीसरा एलिमिनेट करो। आंसर आ गया हमारा 1-2, एलिमिनेशन से ही आ गया। तो सीरिया में ना होके कहाँ है ये अफगानिस्तान है। बाकी हमारे दोनों सही है। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं काबुल के बारे में थोड़ा। ये है हमारा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान क्या है? अफगानिस्तान के बारे में अगर थोड़ा जाना जाए, दिस इज द लैंडलॉक कंट्री। दिस इज द लैंडलॉक कंट्री। कहीं भी किसी भी वाटर बॉडी के साथ इसका एक्सेस नहीं है। ठीक है, इधर इधर पाकिस्तान से घिरा पड़ा है, ऊपर तजिकिस्तान से है, और इधर उज्बेकिस्तान से भी पार्ट है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है। इन सब से पार्ट से घिरा पड़ा है चारों तरफ से आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल है, जो यहाँ पे है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं जो अभी तालिबान ने कैप्चर कर लिए थे ये सारे। अब तो पूरे में तालिबान है। एक तो आपका नीचे जयरांज है। जयरांज में क्या है? जयरांज में हम बना रहे हैं, इंडियन ने रेलवे बिछाई थी, जो चाबहार पोर्ट से, ये ईरान में चाबहार पोर्ट था, यहाँ से ऐसे करके रेलवे लाइन गई जरान। ये यहाँ पे आपका जरांज है। यहाँ पे आपका एक और सिटी है ईरान में, और इसके बाद ये काबुल तक ऐसे करके ले गए थे। तो हेरात ये हो गया, काबुल ये हो गया, गजनी हो गया, कांधार हो गया। और ये सब सिटी हैं इसकी, जो बड़ी बड़ी सिटी हैं, वो इसकी बड़ी बड़ी सिटी का नाम है ये। ठीक है, जरांज, ये सारी चीजें हैं काबुल। हेरात इज वन ऑफ द 13 फोर प्रोविंसेस ऑफ द अफगानिस्तान लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। ये देख लिया हमने इसके बारे में, लैंडलॉक कंट्री है, ये सारी चीज देख लिया। भारत से भी थोड़ा बॉर्डर शेयर करता है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो चलिए ऑस्ट्रिया की बात करें तो वियना। पहले नीस की बात कर लें, नाइस। ये जो भी है ये सिटी है, फ्रांस की सिटी है, कोस्टल सिटी है, मेडिटेरियन के पास अपने वाला। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस देखो, यूरोप कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा कंट्री है फ्रांस। ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट का एक तो ये, ऊपर बेल्जियम से लग्जमबर्ग, एक लग्जमबर्ग बहुत छोटी लैंडलॉक कंट्री है, ये कंट्री है एक लग्जमबर्ग। और स्विट्जरलैंड, इसको तो बहुत ही जानते होंगे सारे, मोस्टली लोगों का ख्वाब होता है स्विट्जरलैंड, लेकिन अपने भारत का भी स्विट्जरलैंड घूम लो, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इटली। ठीक है, नीचे आपका स्पेन के साथ बाउंड्री शेयर करता है, इधर आपकी अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरियन सी के साथ कोस्टल लाइन बनाता है। जैसे बे ऑफ बिस्के आपको कहाँ मिलेगा? या फ्रांस में देखने को मिलेगी। इंग्लिश चैनल, जो कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में है। ठीक है, और इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को कनेक्ट करता है डोवर जल संधि, डोवर वाटर स्ट्रेट। ठीक है, तो ये सारे छोटे छोटे की पॉइंट हैं, इनको याद देख लेना अच्छे से मैप पे। तो ऐसे ही मैप तैयार होता है, कोई मैप रट नहीं पाओगे बार बार। लोकेशन सीख लो, उसको बार बार फिल करो, दिमाग में बनेगी। आज एक करोगे, करते चले जाओगे, तो 30 दिन में 30 लोकेशंस के बारे में जान जाओगे अच्छे से, मैप में एकदम छप जाएंगी। एक दिन में ही सारी चीजें मत अपने दिमाग में गुजरने की कोशिश करो। ठीक है, ऑस्ट्रिया की बात करें, ऑस्ट्रिया कैपिटल है वियना। वियना से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नदी है एक, डैन्यूब रिवर। और डैन्यूब रिवर पास होती है, और जो अपना वाटर कहाँ गिराती जाके है? जो नीचे जाके अपना वाटर गिराती जाके है। ठीक है, कौन सी? ब्लैक सी में शायद। ठीक है, डैन्यूब रिवर। तो ये डैन्यूब रिवर जर्मनी से निकलती है, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, बहुत सारी कंट्री से पास होते हुए जाती है। ऑस्ट्रिया क्या है? ऑस्ट्रिया एक लैंडलॉक कंट्री है। कैसी है? ये भी एक लैंडलॉक कंट्री है। देखो चारों तरफ से आपको दिख रही, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, हंगरी, चेक पब्लिक रिपब्लिक, इन सब से क्या है? बाउंड्री शेयर कर रही है अपनी। कोई भी वाटर एक्सेस नहीं है इसका। 1985 में वियना कन्वेंशन हुआ था। वियना रिवर, आप थोड़ा वियना के बारे में जान लें। वियना इज द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया। इन 1985 वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। तो इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट, 1985 में एक वियना कन्वेंशन हुआ था। और कब हुआ था? जो ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए होता, जो अभी हम पढ़ा चुके हैं। ओजोन लेयर किस एटमॉस्फेयर लेयर में पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, जो हमारी अल्ट्रावायलेट से रेज आती हैं उनसे हमें बचाने की, बहुत ही ज्यादा फिल्टर करके भेजता, बचाता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, नहीं तो स्किन कैंसर जैसी बहुत सारी बीमारियां हैं, हो जाए। ठीक है, तो 1985 में वियना कन्वेंशन हुआ था, प्रोटेक्ट ऑफ द ओजोन लेयर। ठीक है, तो ये सारी थी। बाकी हम जान ले एक इंपॉर्टेंट चीज और है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो अंतरराष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी ऊर्जा एजेंसी है,
वो आपकी वियना में ही है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? उसका हेडक्वार्टर वियना में देखने को मिलेगा। और ये क्या है, ये वाइडली नोन एज वर्ल्ड एटॉमिक पीस चाहता है। एटॉमिक जो भी एटॉमिक पीस है, फॉर पीस ऑफ डेवलपमेंट चाहता है ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन फैमिली का मेंबर है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा देख लो, ये पूरी इंफॉर्मेशन दी रखी है। ठीक है, तो चलिए, आज हमने काफी इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन देखे, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से कई डायमेंशन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और ये जो क्वेश्चन थे ना, इनके क्वेश्चन तो देखिए, इनके साथ और भी जो इन्फॉर्मेशन थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। और क्वेश्चन किस किस डायमेंशन से बन सकते हैं, उस पे आप जैसे एटमॉस्फेरिक लेयर, कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके दिमाग में आने चाहिए। और इन पे आप डिस्कस करो बैठ के। आज एक दिन अगर एटमॉस्फेरिक लेयर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर अर्थ एटमॉस्फेयर पे लगा दोगे, तो कोई बात नहीं, वो दिन वेस्ट नहीं जाएगा आपका। लेकिन नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आएगा तो आपका छूटेगा नहीं। तो भागो मत, धीरे धीरे चलो, लेकिन सब कुछ समझते चलो। नोट्स बनाओ, पढ़ो, भागो मत कि हाँ पीडीएफ मिल जाएगी, आज ये भी पढ़ना वो भी, आज इतना पढ़ना। उससे कुछ नहीं होने वाला। नॉलेज गेन करो, ज्यादा भागना नहीं है। अगर सबकी अगर थोड़ा यूनिक पाथ पे चलना है तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक है, और इस पे इस वीडियो के लिंक और पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। इंस्टाग्राम चैनल आईडी है, इससे पहले हम बता चुके हैं, इंस्टाग्राम पे हमारी न्यूज़ पढ़ती रहती है, तो ज्वाइन कर लेना, काफी बेनिफिशियल रहेगा। और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को, थोड़ा हम भी मोटिवेट होते रहे इस चीज से, तो आगे आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें, क्वेश्चंस लाते रहें। ठीक है, अभी हमारी पॉलिटिकल जो पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी है, उसकी सीरीज आने वाली है, उस पे काम चल रहा है। तो उसमें भी 5 क्वेश्चन को हम डेली बेसिस के तरह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए, इसी नोट पे हम अपने वीडियो को फिनिश करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।